सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए बोर्ड इलेक्शन कराना एक लाजमी और बुनियादी तकाजा है। ये अमल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शफाफ रखने के लिए ज़रूरी समझा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को मुतमईन किया जा सके और कंपनी कवानीन के मुताबिक चलती रहे। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा बन चुका है जो ना हुकूमत के काबू में है और ना ही रेगुलेटर इसका कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि SECP और स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रिक के गैर कानूनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कोई बात कर लें, ऐसा पिछले 4 माह में मुमकिन नहीं हो सका। 29 जुलाई 2025 से के इलेक्ट्रिक के बोर्ड मेंबर्स अपनी 3 साला मुद्दत पूरी कर चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर ग्रुप अल जमी मैं ना मानूं की रट रटे जा रहा है। लगता यूं है कि SECP और स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों इदारे बहैसियत रेगुलेटर अपनी रिट खो चुके हैं। अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि तवानाई के वफाकी वजीर उवैस लगारी जो बातें मीटिंग्स में किया करते थे, अब मीडिया पर कैमरे के सामने आकर कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि SECP के लॉज के मुताबिक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपनी बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे करवाए। भाई ये हुकूमत की कंपनी तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है ना। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे होने नहीं चाहिए। अगर किसी शेयर होल्डर का किसी दुनिया की किसी कोने के अंदर कोई इशू है आपस में, खुदा करे वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हुकूमत का तो शौक नहीं है अपना CEO बिठाने का, हमें तो अपने अच्छे CEOs नहीं मिलते तो हम उनके लिए कहां से बिठाएंगे। कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि हर 3 साल बाद डायरेक्टर्स का इंतखाब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे होते हैं। इसीलिए इलेक्शंस उन्हें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने और उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने का मौका देता है। ऐसे में अगर कोई लिस्टेड कंपनी बरवक्त बोर्ड इलेक्शन ना कराए तो स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें नोटिस जारी करना, जुर्माने करना, ट्रेडिंग मुअत्तल करना और आखिर में कंपनी को जबरी तौर पर डीलिस्ट करना भी शामिल है। इस बारे में सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद ने क्या कहा, यह भी सुनिएगा। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैं समझता ये हूं कि वो रोल है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, जिसके अंदर ये है कि वो सेक्शन 147A के नीचे जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप अपनी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है आप उसे बुलाएं, उसे कन्वीन कर सकती है, अपने लोगों को भेज सकती है कि उस प्रोसेस के अंदर जाएं और उस चीज को इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस की उसको पूरी की जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन 256 और 258 तक जो है वो SECP के पास पार है कि वो इंस्ट्रक्शंस कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो सारी चीजें कर सकती है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, या जिस तरह जो आपका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसकी कौन सी प्रोविजन जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी तरह डायरेक्टर्स जो गए हुए हैं या इस वक्त जो मैनेजमेंट कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SECP लॉ के अंदर जो है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये है कि वो ट्रांसपेरेंट से काम करें या कोई ऐसा काम ना करें जिनको ऑथोराइज उसकी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो रोल SECP को अदा करना चाहिए था लीगली जो है वो उन्होंने उसका अदा नहीं किया, चूंकि 2 वजह। एक तो ये है कि अभी आपके सामने 29 जुलाई को एक तो बोर्ड जो है वो एक्सपायर हुआ है, बट बोर्ड इनकम्प्लीट होना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद ये है कि उसके ऊपर SECP ने हैव क्लोज देयर आइज। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अ रेगुलेटर कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान की है, कराची जैसे पूरे शहर को जो है वो बिजली सप्लाई करती है और उसके जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट नहीं है, जो आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो 2019 का गवर्नमेंट का है उसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट ओनली अ सीरियस क्वेश्चन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द के इलेक्ट्रिक। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट बाय द मैनेजमेंट, और सेकंड जो है उसके अंदर ये है कि SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर कोर्सिव एक्शन लें कि अगर लॉ की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है कि अगर किसी कंपनी का बोर्ड इनकम्प्लीट है या किसी कंपनी का बोर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है और उसके बावजूद वो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल काम करने से रोक देना चाहिए। कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन मसला यह है कि अक़लियती शेयर होल्डर अल जमी ग्रुप जो के इलेक्ट्रिक के अपने इन्वेस्टर डेनिम के साथ मिलकर भी सिर्फ 30% कंपनी के शेयर्स का मालिक है, हर धर्मी से हर जायज और नाजायज तरीके से कंपनी मामला चलाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुल्की कवानीन इसकी इजाजत नहीं
देते, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 के तहत इलेक्शन के तरीक़ाकार की मुकम्मल पैरवी करना होती है। इन रूल्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के डायरेक्टर्स के लिए अलहदा वोटिंग के उसूल भी इस कानून का हिस्सा हैं और इन कवानीन की खिलाफ वर्जी संगीन नताइज का बायस भी बनती है। बोर्ड इलेक्शन न सिर्फ कानूनी ज़रूरत है बल्कि कंपनी के बोर्ड नए आइडियाज़ और नई महारतें शामिल करने और बेहतर फैसला साजी के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे कंपनी न सिर्फ रूल्स की पाबंदी करती है बल्कि जदीद कारोबारी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामले में एक बार फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटर्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, के इलेक्ट्रिक के मामले में अपने ही रूल्स को गोया भूल चुके हैं। ऐसे में रेगुलेटर ही अगर नाअहल हो जाए तो कानून के मुताबिक क्या कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हाफिज एहसान अहमद ने इस पर भी अपनी कानूनी राय दी है, ये भी मुलाहिजा कीजिए। या बोर्ड के इलेक्शन ही उन्हें इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि अगर SCCP जो है एज ए रेगुलेटर फेलियर की तरफ चला जाता है तो उसके बाद फिर एक ऑप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 199 के नीचे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर आप जाके ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि आपका 152 से लेके 161 तक जो है, जो आपके डायरेक्टर्स के इलेक्शंस को या री इलेक्शंस को या उस सारे प्रोसेस को या उस टर्म को डील करता है कि SCCP को इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और दूसरा भी ये है कि उसका जो रोल बनता है सेक्शन 256 से लेके 258 तक जो बनता है, उसको उसने परफॉर्म नहीं किया तो अदालत उसको अंदर एक डिक्लेरेशन कर सकती है। और जनरली जो है वो इस तरह के केसेस के अंदर पाकिस्तान के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे SCCP है, चाहे आपको ऑगरा है या नेबरा है, उसके अंदर उस लेवल की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या इस तरह का एक इनिशिएटिव जो है, जो एज ए रेगुलेटर या लॉ का मैंडेट है कि आपने कार्टल्स नहीं होने देना, आपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है, या आपने इन चीजों को आगे इस तरह लेके चलना है कि जो लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है। अगर वो चीजें परफॉर्म नहीं की जाती तो मैं ये समझता हूं ये आपको एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, उनकी अथॉरिटी के ऊपर और उनके रोल के ऊपर, जिसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ए जनरल इशू के तौर पे देखना चाहिए। तो कल हमने आपको बताया था कि सारी सूरत हाल में एज रेगुलेटर SCCP क्या कर सकता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है। अगर के इलेक्ट्रिक की काबिज इंतजामिया बोर्ड इलेक्शंस ना करवाने पर बजिद रहती है तो ऐसी सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार हो सकता है। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पर काबिज ग्रुप अल जमी इलेक्शंस करवाने में आगे नहीं बढ़ता तो ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज ऐसे अफराद और ग्रुप्स के शेयर्स को फरोख्त कर देगा जो कंपनी में बुनियादी तौर पर सरमायाकारी का इंतजाम करते हैं, जो आम तौर पर किसी कंपनी के शुरुआती डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और जो कंपनी में बुनियादी नौयत के मुआहिदों के जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसे लोग कंपनी में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। उनके शेयर सेल करने से और उनको रकम हासिल करने से, रूल्स के तहत पाबंदी लगाने से कंपनी बुनियादी मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकती। इस तरह के किसी भी इक़दाम से नॉन कंप्लाइंट कंपनी पर फौरी तौर पर दबाव पड़ता है कि वो ज़रूरी इक़दाम करे और के इलेक्ट्रिक के मामले में बोर्ड के इलेक्शंस वाज़ेह मसला है जिसको हल किए बगैर कंपनी मामलात का आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। इसी के साथ जिसे इंतहाई कदम कहा जाना चाहिए, उसके तहत स्टॉक एक्सचेंज गोया रेड कार्ड दिखाकर किसी भी कंपनी जो बुनियादी रूल्स की खिलाफ वर्जी करती है उसको सज़ा के तौर पर डीलिस्ट कर सकता है। किसी कंपनी को डीलिस्ट इस सूरत हाल में किया जाता है कि जब कंपनी बार बार वार्निंग को नज़रअंदाज करे या फिर मसला इंतहाई संगीन हो। के इलेक्ट्रिक के मामले में बोर्ड का इलेक्शन ना होना एक इंतहाई अहम मसला है जिसका नतीजा स्टॉक एक्सचेंज से के इलेक्ट्रिक की कंपनी डीलिस्टिंग की सूरत में भी सामने आ सकता है। इस इक़दाम का मकसद मार्केट के मजमूई नज़्मो ज़ब्त और सरमायाकारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, लेकिन इस सूरत में यह एक नेचुरल अमल है कि कंपनी न सिर्फ अपनी साख खो देती है और शेयर्स की कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन अभी तक SCCP बल्कि स्टॉक एक्सचेंज भी एज रेगुलेटर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। रेगुलेटर की ये खामोशी कितना बड़ा सवालिया निशान है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब साबिक मेंबर हैं ओगरा के, चूँकि ज़ाहिर ओगरा भी एक रेगुलेटर है। आरिफ साहब से हम पूछेंगे कि आखिर इस सूरत हाल में अब आगे क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एज रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा अहम किरदार है कि 3.5 साल से एक बोर्ड नामुकम्मल है के इलेक्ट्रिक का, फिर उस बोर्ड की मुद्दत भी 29 जुलाई 2025 को ख़त्म हो चुकी है और इसको भी अब महीनों गुजर गए, लेकिन कोई रेगुलेटर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, इलेक्शंस करवाने की बात नहीं हो रही। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या कहेंगे रेगुलेटर्स के इस किरदार पर?
जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही रेगुलेटर का मेन किरदार है जो कि SCCP है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट कंपनी है के इलेक्ट्रिक कि जिसका आप कहते हैं ना कि जी इकोनॉमिक हब पूरे कंट्री का कराची है, और कराची के लिए एनर्जी सप्लाई इतनी सीरियसली अगर अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गवर्नेंस, तो इस पर मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा एक्सेप्ट कि जी ये डेलिबरेटली इसको जो है ना वो अंडरमाइन करने के लिए, इसको और जिसको कहते हैं ना कमज़ोर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ये किया जा रहा है। अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंट ना होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसमें SCCP का बड़ा मेन किरदार है। इनको फौरी तौर पे ये किरदार प्ले करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी आना चाहिए। इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को शुड टेक सीरियस नोट ऑफ दिस नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ SCCP। अच्छा, पावर मिनिस्टर ओवैस लगारी साहब ने खुद 2-3 रोज़ पहले एक इवेंट में गुफ्तगू की। उन्होंने भी SCCP से ये कहा है कि जी ये आप इसको इलेक्शंस करवाएं, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद इलेक्शन करवाएं। अब इससे एफिशिएंसी कंपनी की कितनी मुतासिर होती है, परफॉर्मेंस कितनी मुतासिर होती है, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का हाल तो पहले ही हमारे सामने मौजूद है। देखें जी, आप एक जिसको कहते हैं ना रुद्रलेस एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी। बेसिकली जितने भी फंक्शनरीज हैं वो तो टॉप पे देखते हैं कि जी क्या माहौल क्या चल रहा है, एक टोन क्या है, टोन एट द टॉप क्या है। अब अगर टॉप हो ही नहीं है, बोर्ड ही कंस्टिट्यूट ना हो, बोर्ड एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो कंपनी को डायरेक्शंस या गवर्नेंस की इंश्योरेंस कौन देगा? वो कोई नहीं कर सकता। सो ये एक ऐसा सीरियस गैप है कि जिसको फौरी तौर पे फिल करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा और इमीडिएट जो स्टेप है वो इस इशू को रिजॉल्व करने का है, क्योंकि कराची तो इकनॉमिक जो सारी की सारी एक्टिविटी है उसको जानबूझ के अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। अगर के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट ना किया जाए, उसकी गवर्नेंस को बेहतर ना किया जाए, जहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट करें, जहाँ पे उनको जिसको कहते हैं ना उनको कुछ उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है उस पर क्वेश्चन करें। लेकिन ये एक जिसको कहते हैं ना हैंड इन हैंड होना चाहिए, और गवर्नमेंट का इसमें मेन रोल है और होना भी चाहिए। ऑल दो माइनॉरिटी शेयर्स हैं गवर्नमेंट के, फिर भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इसके लिए। और जो गवर्नेंस हैं वो SCCP के जो गवर्नेंस रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, और SCCP बीइंग रेलिवेंट रेगुलेटर हैज़ प्राइम ऑब्लिगेशन कि जी इसके अंदर जंप इन करें और इमीडिएटली रिजॉल्व करें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉन्स्टिट्यूशन को। और आयुष साहब, रेगुलेटर भी किसी के अंडर में आता है, नहीं उसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन होती है? अगर वो अपनी जॉब नहीं परफॉर्म कर रहा टाइमली, तो फिर रेगुलेटर से कौन सवाल पूछ सकता है? रेगुलेटर से सवाल बिल्कुल पूछ सकता है। देखें, रेगुलेटर के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, ये खासकर SCCP तो मेरा ये ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। अदरवाइज जितने भी रेगुलेटर हैं ये सारे के सारे कैबिनेट डिवीजन के अंडर आते हैं, और फेडरल कैबिनेट जो है वो बिल्कुल इनसे पूछ सकती है। CCI जो एक होती है ना, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इनसे पूछ सकती है, और ये बिल्कुल ये जवाबदेह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि ना टॉप पे जो पूछने वाले हैं ना उनको एहसास हो रहा है कि कितना एक सीरियस एक जिसको कहते हैं ना नॉन फंक्शनल एक स्टेट ऑफ अफेयर हो गई है, और ना उसको SCCP के एग्जेक्टिव्स को जिनकी मल्टी बिलियंस करोड़ों रुपए सैलरी लेते हैं और वो भी कोई एक्शन नहीं करते। ये है तो सही है। देखिए, ये हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी फील करने की ज़रूरत है। अगर आप इतनी तनख्वाहें लेते हैं और आपकी एक जिम्मेदारी है, अगर आप खुद सोए रहें तो उनको मतलब जिसको कहते हैं ना पूछने के लिए हैं तो सही है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ डे इनकी अपनी नीयतों पे ज़्यादा अमल दखल है इसका। हमारे साहब, ये टाइमिंग कितनी इस वक्त इंपॉर्टेंट होगी अगर कोई कार्रवाई इस सिलसिले में हो, चूँकि आगे 3 से 4 डिस्कोर्स को, बल्कि इस वक्त हमारे पूरे एनर्जी सेक्टर को ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने की बातें हो रही हैं। एक तवील फहरिस्त हुकूमत पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन के लिए बना चुकी है, और उसमें एनर्जी सेक्टर के भी कुछ डिस्कोर्स शामिल हैं। तो अगर ये एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद होगी जहाँ पर इतनी ये डिस्क्रिपेंसीज माजी की मौजूद हैं, जो कि एक बैड केस के तौर पर एक मौजूद है, तो ये फिर कितना डिस्टर्ब कर सकती है हमारी आने वाली प्राइवेटाइजेशन को, खासतौर पर डिस्कोर्स को जो प्राइवेटाइज होना है? गुजारिश ये है कि ये हमारा कोई भी काम ठीक नहीं है।
अब प्राइवेटाइजेशन पे आपने क्वेश्चन किया, उस पर तो मैं बड़ा सीरियसली अगेंस्ट हूँ प्राइवेटाइजेशन के, इस तरीके से कि पहले कंपनीज को इतनी उनकी परफॉर्मेंस जीरो पे लेके चले जाएं, उनमें लॉसेस खड़े कर दें, उनकी ऑब्लिगेशंस पे खड़ी कर दें और उसके बाद उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए रख लें। ये बहुत ही ख़तरनाक एक ट्रेंड है। और इसकी एग्जांपल सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, इसकी एग्जांपल पीटीसी है, इसकी एग्जांपल हबको है। हबको ने पूरी आपकी जो एनर्जी सेक्टर की इकानमी है उसको तबाह करके रखी है। हबको को कोई बंदा इन चीज़ों को पीछे देखने या हिस्ट्री से अपने लेसन लर्न करने की बात नहीं करते। अभी जो आप फरमा रहे हैं कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ SOEs ऑन प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत ही एक ख़तरनाक ट्रेंड है कि जी स्ट्रेटेजिक एसेट आप बेच दो, उसके बाद आने आने वाली नस्लें, क्या हमारी अपनी ही नस्लें, हमें हमारी अपने आंखों के सामने ही ये जो है ना बड़ा सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और आ रहा है। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि एग्जाम्पल तो ऑलरेडी कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करती, जितने भी हमने पास्ट में प्राइवेटाइजेशन के एफर्ट किए हैं एक भी नहीं अच्छी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती। उसके बावजूद अगर कोई सोचता है कि हमें प्राइवेटाइज करना है तो वो उससे ज़्यादा मतलब उनको होश के नाखुन रहने चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई साहब, इससे जो अब डिस्कोज मजीद जो प्राइवेटाइज होने जा रही हैं, उनकी जब के इलेक्ट्रिक के केस को हम स्टडी करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या के इलेक्ट्रिक की तरह और बद से बदतर ही होती चली जाएगी? 20 साल पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, कोई अपनी इजाफी बिजली ये नहीं पैदा कर सके। अभी भी नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार जो टैरिफ है वो सबसे ज़्यादा, हुकूमत अभी तक सब्सिडी भी दे रही है, मुस्तकिल सब्सिडी रोकती है, तो फिर कैसे रिएक्शन सामने आते हैं वो भी हम सबके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 20 साल से तो बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए या उसका इन्हिसार फिर भी हुकूमत पर ही रहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल, ये भी बड़ा सही आपका क्वेश्चन है कि प्राइवेटाइजेशन पहले तो सोच समझ के होश से करनी चाहिए और अगर हो जाए तो फिर उसका इन्हिसार गवर्नमेंट पे नहीं रहना चाहिए, उसके बाद सब्सिडीज़ या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है जिसके लिए हमें बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इसको सोचने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एनर्जी सेक्टर जो है, ये एक, मैं इसको लीगल टच देना चाहूँगा कि एनर्जी सेक्टर या एनर्जी सर्विसेज जो हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुख्तलिफ डिसीजंस के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है कि दिस इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। अब फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल बेहतर तरीके से फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है वो इंश्योर कर सकती है कि लोगों को फंडामेंटल राइट शुड बी डिलीवर्ड एंड गिवन एट लीस्ट कास्ट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर इसको आप प्राइवेटाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है और पता भी है सबको कि प्राइवेट इन्वेस्टर कोई भी आता है उसने तो पैसा कमाना है, उसको ये कोई गरज नहीं है कि फंडामेंटल राइट किसी को मिलता है या नहीं मिलता। सो गवर्नमेंट अपना फेलियर जो है वो पास ऑन करती है थ्रू प्राइवेटाइजेशन कि जी ये डिस्कोज को प्राइवेटाइज कर दें, जेनकोज को कर दें। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि हमने देख लिया है कि हमारी पास्ट हिस्ट्री प्राइवेटाइजेशन की कोई अच्छी नहीं है। हमें उल्टा स्ट्रेटेजिक एसेट, हमने पीटीसी को प्राइवेटाइज करने के इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट औने पौने पे दे दें और अब हम उनके मरहूने मिन्नत हैं जिनको हमने मैनेजमेंट कंट्रोल भी दिया हुआ है। इसी तरीके से हबको ने, अगर आपको याद होगा, वापडा सम टाइम इन 96-97 जब हबको को प्राइवेटाइज करने के बाद आपने उनको गारंटीड यही आईपीपीज वाले जो बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट उनको दे दिए और वापडा को आपने बैंक करप्ट करना शुरू कर दिया उस वक्त से। और वापडा का मतलब पूरे पाकिस्तान की इकानमी को आपने इफेक्ट करना शुरू कर दिया और आज तक आपका ना सर्कुलर डेट ख़त्म हो सका है, ना आईपीपीज के, ना इसके कैपेसिटी चार्जेस कम हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत अगर हुए भी हैं तो आई वाशिंग है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकानमी पे बिल्कुल आज तक नहीं आया। और अगर फर्दर आप करेंगे तो ये और एग्रेवेट होगा। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी की हों या नेचुरल गैस की हों, इनमें आपको बहुत केयरफुली प्लान करके इनमें आपको जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में भी डालना चाहिए। तो साहब ये जी प्राइवेटाइज होने के बाद भी जो क्वालिटी इंश्योर करना तो उस प्राइवेट मैनेजमेंट का या कंपनी का काम है और ये एश्योरेंस वो गवर्नमेंट को भी देती होगी ना। तो आखिर में फिर गवर्नमेंट भी एज रेगुलेटर तो इन कंपनीज पे मौजूद ही रहता है कि आप क्वालिटी को नहीं लो कर सकते या जो बेसिक राइट्स हैं कंज्यूमर के, कस्टमर्स के, वो आप उनसे नहीं छीन सकते, वो आपको फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो ये एज रेगुलेटर आखिर में जिम्मेदारी फिर हुकूमत की या रेगुलेटर्स की ही बनती है ना।
आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट आपका रेगुलेटर की जिम्मेदारी, अगर एक भी अदारा आपका ठीक काम कर रहा हो तो बिल्कुल एक रेगुलेटर ही काफ़ी है एक अपने रेलेवेंट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर रेगुलेटर भी उनके जिसको कहते हैं ना यूजली रेगुलेटरी कैप्चर में इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट ना हो, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के इंटरेस्ट चेंज होते हैं, जब वेस्टेड इंटरेस्ट और बदनीयती हो तो उसमें कंज्यूमर के राइट्स को कहाँ तलाश करेंगे। इस वक्त यही हो रहा है कि कोई कंज्यूमर राइट की कोई बात नहीं कर रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी हो या नेचुरल गैस हो या फॉर दैट मैटर कोई और कंज्यूमर के हवाले से। अब मकसद एक होती है सिंपैथी, एक होती है एपैथी। यहाँ पे लोगों के लिए कोई भी मतलब जिसको कहते हैं ना कोई कंसर्न किसी को नहीं है। जैसे अगर कल आपने सुना होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने पता नहीं कि करोड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिलों के जो है ना चालान एक ही दिन में कर दिए हैं। तो भाई चालान करने के बजाय लोगों को आप थोड़ा सा समझा दें, इंसेंटिव दें। 64,000 चालान और 8 करोड़ से ज्यादा उसका अमाउंट बनता है एक दिन के अंदर। अब ये दुनिया का कहाँ पे इस तरह से है कि अपने ही लोगों को चालान करके पैसे इकट्ठे करने का है। या तो आप चालान करें और पैसे ना इकट्ठे करें, उनको कोई और सज़ा दे दें, उनको सज़ा देने की बजाय कुछ और ऐसा इंसेंटिव दें कि यार लोग अपने ड्राइविंग हैबिट बेहतर कर लें। लेकिन इन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने हैं, लोगों को तंग करना है, बल्कि लिटरली लोगों को जलील करना है कि जो अपना दिहाड़ी के लिए मोटरसाइकिल पे कोई निकला है उसकी वो चालान के साथ साथ जो टाइम ज़ाया होता है उसकी दिहाड़ी चली जाती है, वो मजदूरी नहीं कर पाता, दुकान वक्त पे नहीं खोल पाता, स्कूल नहीं पहुँच सकता, कॉलेज नहीं पहुँच सकता। तो उस टाइम की कोई वैल्यू इस मुल्क में नहीं कोई कंसिडर की जाती कि भाई अगले का एक टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका मोटरसाइकिल आपने कन्फाइन कर लिया है, अब वो उसकी पूरी फैमिली का जो है ना 2-4 दिन के लिए वो डिस्टर्ब हो गए। अब चले पंजाब में तो फिर भी ये सैकड़ों में इस वक्त चालान के जो पैसे हैं, ये सिंध में तो यहाँ हजारों रुपए इस वक्त लोग इसके भर रहे हैं और वो किस तरीके से लोगों से निकलवाए जा रहे हैं वो सिस्टम सबके सामने ही है। लेकिन अब ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक का जो ये इशू है, बोर्ड इलेक्शंस नहीं हुए, बोर्ड मुकम्मल नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस बद से बदतरीन हो चुकी है, अब इसका हल क्या है? कोई इसका लॉजिकल एंड आपके पास मौजूद है? लॉजिकल एंड जी यही है कि इनकी अगर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर या फेडरल कैबिनेट को टाइम हो तो 10 मिनट का हल है कि SCCP को लाइन पे खड़ा करके कहें कि भाई आप सुबह इलेक्शन कराएं, परसों इलेक्शन कराएं और इसको सीधा करें, हो जाएगा सीधा, कोई मसला नहीं है। ये इतनी बात है, अगर करना चाहें तो वो जिसको कहते हैं ना टोन एट द टॉप, टोन ही नहीं है, ना टॉप है ना टोन है। मतलब असल में ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बेसिकली करेक्ट दिस। अदरवाइज अगर फेडरल मिनिस्टर ना भी हो, फेडरल कैबिनेट ना भी हो, तो SCCP का चेयरमैन बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, उसका रेलेवेंट मेंबर्स बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, उनको ये एक्शन लेके फौरी तौर पे इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब एक बंदा, यू कैन ओनली बेसिकली, आप और मैं, वी कैन ओनली टेक द हॉर्स टू द रिवर बट वी कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। तो ये वही बात है कि SCCP के लिए हम बता तो सकते हैं उनको कि ये करो, लेकिन SCCP ने जाके करना है कि भाई हाँ ठीक है भाई इधर आओ और इलेक्शन कराओ और ये आपका बोर्ड है, ये है, ये ख़त्म करें और जो भी उनकी वायलेशंस हैं रूल्स की उनको करेक्ट करें, उनको लेके सपोर्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप जुर्माने दें। अब बिजनेसेस एक बड़ा इकानमी का बहुत बड़ा वाइटल पार्ट होता है। बिजनेसमैन को या बिजनेस कंसर्न जुर्माने करके आप कुछ फौरी तौर पे सोल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि इकानमी का जिस तरीके से इस वक्त ट्रैप में फंसी हुई है इकानमी हमारी, या जिस तरीके से हमारी जनरल पब्लिक फाइनेंशियली कोलैप्स हुई हुई है, इस वक्त जुर्माने करने की बजाय लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, लोगों को आराम पहुंचाने की ज़रूरत है। आप अगर ट्रैफिक का देख लें, आपने 6 पुल तमीर करने शुरू किए हुए, 2-2 घंटे आप ले जाते हैं उसको, ट्रैफिक ब्लॉक रखते हैं और उसके बाद जब जूं ही ट्रैफिक खुलती है 10 मिनट के बाद वो एक और पुलिस वाला खड़ा होता है, जी आप जल्दी चला रहे हैं आपका चालान होगा। और भाई 2 घंटे ज़ाया करके आ गए, अगर 2 किलोमीटर ओवर स्पीड भी कर लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जो सेंस है ना, पब्लिक की वेलफेयर का सेंस सारे इदारों के अंदर डेवलप होने की ज़रूरत है। SCCP हो, बाकी रेगुलेटर हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, या इवन फॉर दैट मैटर के इलेक्ट्रिक इटसेल्फ हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, हाँ उनको भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब सरोगरा एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक
बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इस फिस्कल ईयर के 5 माह गुजर चुके हैं और नवंबर का भी एफबीआर की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो डेटा सामने आया उसमें एक बार फिर एक बड़ा शॉर्टफॉल देखने को मिला है। ये 5 माह जो गुजरे हैं इसमें कलेक्टिवली जो टारगेट सेट किया गया था वो 5083 अरब का था और 4700 से कुछ जायद ये एफबीआर की कलेक्शन रही, यानी 400 अरब से जायद का शॉर्टफॉल सिर्फ 5 माह में हमें देखने को मिला है। जो नवंबर का टारगेट था वो 1083 अरब का था और इसमें भी 878 अरब जमा करके तकरीबन 150 अरब का शॉर्टफॉल सिर्फ नवंबर में रहा। और अब दिसंबर का जो हम एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट देख रहे हैं वो 1406 अरब का है। तो जब ये 1000 अरब का टारगेट नहीं जमा हो सका तो ये 1400 अरब का कैसे जमा होगा। और जब भी ये शॉर्टफॉल सामने आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, चूंकि टैक्स नेट और टैक्स बेस बड़ा छोटा सा है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं और जो देते हैं उन्हीं पर ये शरह और परसेंटेज बढ़ती रहती है। तो जब भी ये शॉर्टफॉल सामने आता है तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको एक डर लग जाता है, उनके दिल में फिर खदशात जन्म लेने लगते हैं कि ये शॉर्टफॉल भी किसी मिनी बजट की सूरत में या किसी तरह के नए टैक्सेस की सूरत में ही उन्हीं से वसूल किया जाएगा। तो अब 5 माह के बाद ये सूरत हाल है तो 1 साल के बाद क्या सूरत हाल होगी। एक बार फिर 1200-1300 अरब का ये शॉर्टफॉल होगा तो ये सूरत कैसे ये मामला आगे बढ़ सकेंगे। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो कहीं कोई बुरी खबर नहीं आने वाली, इस पर हम बात करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो 5 महीने में ही हम 400 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल देख रहे हैं, इसका मतलब कि साल के बाद हमें 1200-1300 अरब का ये शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। तो ये इतने बड़े बड़े टारगेट सेट क्यों किए जाते हैं जब टैक्स नेट टैक्स बेस हमारे सामने मौजूद है, हमें पता होता है कि एक साल में हम कितना जमा कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों हज़ारों अरब का टारगेट सेट कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ये पुरानी कहानी है जो चली आ रही है। अब आप जब लोगों से लोन लेंगे तो उनको तरवाने का जो रीपेमेंट का वादे भी करेंगे, आपको वादे करने के लिए आपको एक रोड मैप दिया जाता है, उस पेमेंट प्लान को आप बताते हैं कि हम ये करेंगे। फिर जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पहुंचते हैं फिर आप दोबारा उनसे एक लोन बात कर लेते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल एक कंटिन्यूस अफेयर है इसमें। और ये जब भी आप लोन जैसे बेसिस पे आप काम कर रहे होते हैं तो इस तरह की सूरत हाल रहती है। इकोनॉमी सस्टेन नहीं करती, आपको टैक्स के सही मेजर्स या रेवेन्यूज नहीं आते, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो ये सारी मल्टीपल बातें हैं। फिर अभी जो 186 पेज की IMF की रिपोर्ट है वो एक सवालिया निशान है हर तरफ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे भी, हुकूमत पे भी, कि उन्होंने जो इस तरह की एक रिपोर्ट दी है जिससे जो हम सब आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई झुटलाया नहीं जा सकता, उसमें सच्चाई है। लेकिन बात यह है कि वजह क्या है, ये क्यों नहीं कलेक्ट हो रहे। कलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे कि इसमें पोटेंशियल पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आप चैनलाइज करने को तैयार नहीं है, आप उनको डॉक्यूमेंट करने को तैयार नहीं है। आप कोई रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे जिससे लोग डॉक्यूमेंट हो। आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हुई नजर आती है, आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो गवर्नमेंट रेट नहीं है। इसलिए नहीं है गवर्नमेंट रेट कि वो कहते हैं हमारे टैक्स का पैसा जो है आप अपनी स्पेंडिंग में खर्च करेंगे, हमारे टैक्स से पैसा जो है वो आप अपनी मराहत में यूज़ करेंगे, हमारे टैक्स का पैसा आप जो है अपनी बेजा जो सैलरियाँ बढ़ा के आप उन जुडिशरी को, अपने पार्लियामेंटेरियन को देंगे, तो आपका लोन तो वहीं खड़ा रहेगा, तो टैक्स की सूरत हाल तो वही रहेगी। तो क्यों मैं टैक्स दूं? तो ये जो सवाल आता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस हुकूमत को और दूसरी जो बाहर की हुकूमत, जो डेवलप कंट्रीज की हुकूमत है, उनका फर्क ये है कि उनके जो टैक्स के पैसे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिखा होता है कि जी इतना पैसा मैंने टैक्स कलेक्ट किया और इतना इस फ्लाईओवर पे लगा हुआ है, इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से ये कंटिन्यूस अफेयर है। अब हुकूमत अगर इस पे रिफ्लेक्ट बैक करके इस पे बैठना नहीं चाहती तो मेरे ख्याल में आने वाली सूरत हाल जो है ये सही नहीं होगी। और जितने भी ये मामला, जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। आपका जो यूथ है वो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो आप इस सूरत हाल में आप कैसे किसी इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ टैक्स भी आए, आपके टारगेट्स भी अचीव हों और आप जो है वो जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के तौर पर सामने आ सकें। तो अनवर साहब, ये जो टैक्स पेयर्स पर इस वक्त बर्डन है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, हर साल परसेंटेज बढ़ जाती है। जो सैलरीड क्लास है आप देखें उस पर ये 45% तक पहुंच चुका है मामला। जो लोग टैक्स के सिस्टम से बाहर हैं, टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इस वक्त कोशिश नहीं हो रही। तो एफबीआर की परफॉर्मेंस पर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई रेगुलेटर, किसी की नज़र, ये इस तरह का कोई मामला नहीं हो रहा। हम टैक्स रिफॉर्म्स की बार बार बात सुनते हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म शायद तभी कामयाब हो सकेंगे जिस तरह अभी आपने बताया कि वो तो एक बड़ा एक सर्कल है। पहले हुकूमत को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर जाकर
इन टैक्स रिफॉर्म्स का कोई फ़ायदा हो सकेगा, तो ये शुरू कहाँ से करें? देखिए, शुरू तो करना पड़ेगा आपको अपने आप से। आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये टैक्स देता हूं तो लोग टैक्स देंगे, जब भी ये शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं टैक्स देता हूं बहुत कम और आप दूसरे से कहोगे आप दें ज़्यादा टैक्स, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हुकूमत वक्त को अपनी स्पेंडिंग को कम करना चाहिए, अपनी कॉस्ट को कटिंग करें। उसके बाद आप टैक्स के पैसे से अपने एक लोगों को ट्रांसपेरेंट बताएं कि इतना पैसा हमारे पास आया, ये हमने खर्च किया, ये हमारा अब जो है हमारे डेट है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो ये सूरत हाल नहीं हो। अभी हुकूमत ने 2 मीठी कैप्सूल्स मतलब टॉफियां दी हैं लोगों को कि हम सुपर टैक्स खत्म कर रहे हैं और इंडिविजुअल टैक्स रेट कम कर रहे हैं। अब ये जो है अगर आप देखें तो ये जो टॉफीज हैं ये बजट आने तक ये घुल जाएंगी, इंसान किसी के मुंह में नहीं रहेंगी, और फिर वो ये कहेंगे कि हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें IMF को अपनी रिपोर्ट देनी है, IMF को पैसे देने हैं, तो हमें ये टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक आदमी से 100 रुपए का 50% टैक्स ले लेते हैं तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में ना रहे, वो इस मुल्क में काम ना करे, इसलिए कि ये किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतने हाई रेट के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर चला सके। उसके साथ आप ना उसको हेल्थ की सहूलत देते हैं, ना उसको एजुकेशन की सहूलत देते हैं। तो इसीलिए लोग जो आपको आजकल सुनने में आ रहा है कि नौजवान जो बाहर तलाश कर रहे हैं जॉब, बाहर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये हुकूमत को समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा एक बिगाड़ आने जा रहा है। लेकिन अगर हुकूमत इस वक्त भी इस पर बैठ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर सूरत होगी। और FBR तो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, एक छोटा सा कंपोनेंट है। ये तो पॉलिसी मेकर्स का सारा बिगाड़ है, ये सारा बिगाड़ जो है पॉलिसी मेकर्स का है, जो पार्लियामेंट्री में लोग बैठे हुए हैं, जो सेनेट में लोग बैठे हुए हैं, उनका बिगाड़ है। FBR तो वो है जो उनको डायरेक्शन दी जाती है, वो करते हैं। अब वो FBR को अगर आप कहते हैं कि जी आपने इतने अरब लेके आने हैं तो वो नहीं लेके आया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने क्या पॉलिसी बनाई? क्या उन्होंने लोगों को एंगेज किया? क्या उन्होंने लोगों को इस बात पे राजी किया कि ट्रेडिंग एक्टिविटी टैक्स किया जाए? क्या उन्होंने इस बात को राजी किया कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स दिया जाए? एग्रीकल्चर इनकम आई, उसको 6 महीने के लिए डेफर कर दिया आपने। तो आपने तो कंसेंसस बिल्ड ही नहीं किया। जब तक आप कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे तो चीजें कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेंगी? तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं, और पॉलिसी मेकर्स जो है वो नहीं चाहते कि ये चीजें वापस घूम के उनके ऊपर आए। तो इसलिए वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं जहां पे लूप होल्स हो, जहां पे गुंजाइश हो, जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। और फिर ये लीड करती है IMF की उस रिपोर्ट में जहां पे वो कहते हैं कि करप्शन जो है वो रैम्पेंट हुआ है पाकिस्तान में। तो अनवर साहब, ये बैक एंड पे जब अपना होमवर्क नहीं किया जा रहा, कोई दुरुस्त पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, तो फिर IMF को हर साल ये 2-2 हज़ार अरब, 22-2200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट बढ़ाकर क्यों दिखा दिया जाता है कि जब हम 13,000 अरब नहीं कर सके तो हम 15,200 अरब कैसे कर लेंगे? जब हम 11,000 अरब नहीं कर सके हम 14,000 अरब को कैसे हासिल कर लेंगे? फिर ये उस वक्त ये कागजों पे लिख के इतने बड़े बड़े फिगर्स क्यों IMF के सामने रखे जाते हैं? उसकी क्या बुनियादी वजह होती है? दुनिया में जब आपको कोई डोनर एजेंसी लोन देती है ना, तो उसकी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है उसका सिर्फ पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो उसके लिहाज से आपको लोन दिया जाता है, फिर उसको आपको रिस्केड्यूल कर दिया जाता है। आपसे कभी IMF ने ये तो नहीं कहा ना कि आप जो है पैसे नहीं देंगे तो हम आपको डिफॉल्ट, वो रिस्केड्यूल हो जाता है। बात करते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो आपके जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे आप अपने आप को बनवाते हैं और फिर आके IMF फिर आपको लोन दे देता है। अल्टीमेटली तो अब आप रीस्केड्यूल करते 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 आप इस सूरत हाल पे आ गए हैं कि आपके फ्यूचर जो है, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी मखलूस पैदा हो रहा है। तो ये किस तरह की पॉलिसी है? ये तो समझने की बात है ना। जो लोग बैठे हुए हैं हेल्म ऑफ अफेयर में, उनको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ जो है ना ड्रैग कर रहे हैं, आप सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं कि हम जो IMF से अपना टाइम गुजारें और अपना टाइम गुजरने के बाद फिर जो है हम जो है वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन कोई भी आदमी जो है वो ऐसा कोई पॉलिसी, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं लेके आ रहा जो एक लॉन्ग लास्टिंग हो, पाकिस्तान बेस्ड हो, पाकिस्तान की रियलिटी पे बेस्ड हो, पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट पे बेस्ड हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए हो। ये ऐसी चीज कोई नजर नहीं आ रही है। IMF को बताते हैं, IMF कहता है ठीक है जी हम आपको रिस्केड्यूल कर देते हैं, रिस्केड्यूल हो जाता है, उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट आपके ऊपर है। तो अगर कोई आदमी इसको स्प्रेडशीट को बनाया है तो आप देखें कि आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि इस पूरे मुल्क को मकरूज बना दिया गया है और इतना बड़ा बोझ हमारे पर आ गया है, जो महंगाई की सूरत में, टैक्स हाई रेट की सूरत में, और गरीब आदमी की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत बुरी है। आप कितने अच्छे इंडिकेटर दे दें, आप कितने अच्छे स्टॉक एक्सचेंज की फिगर दे दें, आप कितनी कुछ भी दे दें, लेकिन आम आदमी को आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ,
और आपको नजर आ रहा है कि लोग बहुत तकलीफ में हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।